गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय की बात करें, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन जैसे प्रकाश की क्रिया, ऊष्मा की क्रिया, ठंडे होने की क्रिया, ध्वनि की क्रिया, सुगंध, स्पर्श या आदि, ये सारी उद्दीपन की क्रियाएं कहलाती हैं। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यदि जंतु में नियंत्रण और समन्वय की बात करें तो यह सभी जंतु में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। दो मुख्य कौन से तंत्र है? पहले तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। यदि हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका और पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान की जाती है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। यदि इसमें सबसे पहला पार्ट बात करें तो रिसेप्टर ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे कान, इसमें क्रिया सुनना। दूसरा शरीर का संतुलन। और यदि दूसरे ग्राही की बात करें, आँख प्रकाशग्राही और देखना। यदि तीसरे ग्राही की बात करें, त्वचा तापग्राही, गर्म एवं ठंडे का एहसास कराना, स्पर्श का एहसास कराना। यदि अगले ग्राही की बात करें, नाक घ्राणग्राही और गंध का पता लगाना। यदि अगले ग्राही की बात करें, जीभ, यह रस संवेदी ग्राही है और स्वाद का पता लगाना इसका कार्य है। अगला पॉइंट तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यदि हम तंत्रिका तंत्र के चित्र की बात करें तो आपको तंत्रिका तंत्र का चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि तंत्रिका तंत्र में केंद्रक पाया जाता है और इसमें चारों ओर ये द्रुमिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि आपको एक द्रुमिका यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बीच में कोशिकाएं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें छोटे छोटे तंत्रिकाक्ष पाए जाते हैं। येलो कलर वाला पोर्शन तंत्रिकाक्ष। इसके अतिरिक्त तंत्रिका का अंतिम सिरा इस तरीके से आपको दिखाई देता है। यदि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भागों की बात करें, द्रुमिका कोशिकाएं से निकलने वाले धागे जैसी संरचना होती है जो सूचना प्रदान करती है। यदि कोशिका या कोशिकाएं की बात करें, यह प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। यदि एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष की बात करें, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक ले जाने का कार्य करती है या पहुंचाने का कार्य करती है। यदि अंतःग्रथन की बात करें, सिनेप्स की बात करें, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदलने का कार्य करता है, जिसके कारण आगे यह संचारित होता रहता है। यदि प्रतिवर्ती क्रिया की बात करें, किसी उद्दीपन के प्रति तेज अथवा अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। यदि प्रतिवर्ती चाप की बात करें, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यदि उद्दीपन की बात करें, उद्दीपन ऊष्मा ग्राही अंग त्वचा, यह मेरुरज्जु या मेरुदंड के द्वारा मेरुदंड में पाए जाने वाले रज्जु को नियंत्रित करती है। और इसके बाद इसका कार्यकर अंग पेशी, और यह हम कहीं महसूस करते हैं, गर्म महसूस करते हैं तो हम अपने हाथ को हटा देते हैं, अर्थात अनुक्रिया क्या होगी? हाथ पीछे हटा लेना। अनुक्रिया की बात करें तो अनुक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: ऐच्छिक अनुक्रिया, अनैच्छिक अनुक्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। यदि हम ऐच्छिक अनुक्रिया की बात करें तो ऐच्छिक अनुक्रिया वह अनुक्रिया जो हमारी इच्छा के साथ चलती है, जैसे बोलना, लिखना। और यदि इसे वैज्ञानिक तथ्य की बात करें इसमें, तो अग्र मस्तिष्क द्वारा यह नियंत्रित की जाती है। और अनैच्छिक क्रिया की बात करें, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो हमारे इच्छा के विरुद्ध, अर्थात जो स्वतः ही चलती रहती है, जैसे दिल का धड़कना, श्वसन
सांस का लेना, सांस का छोड़ना, जो स्वतः ही चलती रहती है, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। यदि प्रत्यावर्ती क्रिया की बात करें, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। प्रत्यावर्ती क्रिया की आवश्यकता। आखिर प्रत्यावर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रत्यावर्ती क्रिया की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को इससे क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उद्दीपित होती है, जो जल्दी होती है। यदि हम कभी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हाथों के द्वारा हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं और यहाँ त्वचा से यह क्रिया हमारे मेरुदंड से होते हुए हमारी तंत्रिका में पहुँचती है। और कैसे पहुँचती है, आइए इसे हम इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र दो पार्ट्स होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस को बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पीएनएस जो है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस के दो भाग होते हैं, एक मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। यदि पीएनएस की बात करें, इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। यदि कपाल तंत्रिका की बात करें तो यह मस्तिष्क से निकलती है और यदि मेरु तंत्रिका की बात करें यह मेरुरज्जु से निकलती है। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है, अतः हम कह सकते हैं कि मानव मस्तिष्क के तीन भाग हैं। देखिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यदि अग्र मस्तिष्क की बात करें, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है, यह प्रमस्तिष्क भी कहलाता है। यदि इसके कार्य की बात करें, अग्र मस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करना, सूचनाओं को याद करना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्र करना और उसका समायोजन करना। भूख से संबंधित केंद्र, यदि मध्य मस्तिष्क की बात करें तो यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना इसका कार्य होता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, आँख की पुतली होती है उसके आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रत्यावर्ती क्रिया। यदि पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। अनुमस्तिष्क की बात करें तो अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है और साथ ही साथ ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करती है। उदाहरण के लिए हम पेन उठाने का कार्य करते हैं, कापी उठाने का कार्य करते हैं, तो हम ये अनुमस्तिष्क के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला पॉइंट, मेडुला। मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। यदि पोन्स की बात करें तो यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन का नियंत्रण। आइए मस्तिष्क को देख लेते हैं। मस्तिष्क में देखिए, ये पोर्शन अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क और इसके अतिरिक्त ये हमारा प्रमस्तिष्क। यदि इसमें पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये हमारी पीयूष ग्रंथि और यह पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है। इसमें हमारे पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क पाया जाता है। ये हमारा मेरुरज्जु है, ये नियंत्रित करता है यहाँ से सूचनाओं को या सूचनाओं का संप्रेषण करता है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट में, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अव्यवस्थित होता है और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। और दूसरा, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। करते हैं अगले पॉइंट, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। पहला पॉइंट, मस्तिष्क। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अव्यवस्थित होता है और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषण का कार्य करता है। अगला पॉइंट, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। अगला पॉइंट, तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय। यदि हम तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के बीच समन्वय की बात करें तो यह हमारे ज्ञानेंद्र से नियंत्रित, जो कि संवेदी तंत्रिका से नियंत्रित रहती है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जहां पर सूचनाएं प्राप्त होती हैं या संचारित करती है और या निर्णय लेने का कार्य करती है या अनुक्रिया को उत्पन्न करती है। उसके बाद यह पेशीय ऊतक से होते हुए पेशीय कुंचन में पहुंचता है। पेशीय ऊतक में प्रेरक
तंत्रिका कार्य करती है और प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करने का कार्य पेशीय ऊतक करती है और यह पेशीय संकुचन या अर्थात जो हमारे द्वारा अनुक्रिया की जाती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। पहली सीमा, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। नंबर 2, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। यदि रासायनिक संचरण की बात करें तो विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। अगला पॉइंट, पौधों में समन्वय। देखिए, पौधों में समन्वय पौधों की गति पर निर्भर करता है। पौधों में मुख्यतः दो प्रकार की गति होती है, एक वृद्धि का गति पर निर्भर न होना और वृद्धि पर निर्भर गति। देखिए, यदि हम पहले पॉइंट की बात करें, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, तो यह वृद्धि पर निर्भर न होना इसका का एक। दूसरा पॉइंट, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। यदि अगले पॉइंट की बात करें तो कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण के लिए, छूने पर यदि छूमी का पौधा छूते हैं हम तो उसके पत्तियों का सिकुड़ जाना। वृद्धि के कारण गति कैसे होती है, ये दिशिक या अनुवर्तन गति कहलाती है और उद्दीपन के कारण होती है। पहला पॉइंट, प्रतान। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिसे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाते हैं। प्रकाशानुवर्तन, अर्थात वह गति जो प्रकाश की तरफ होती है प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ जाना, उसी ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन का उदाहरण हो। यदि गुरुत्वानुवर्तन की बात करें तो पृथ्वी की तरफ गति या पृथ्वी की ओर होने वाली गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। यदि रसायनानुवर्तन की बात करें तो परागनली की अंडाशय की तरफ गति होना रसायनानुवर्तन कहलाता है। यदि जलानुवर्तन की बात करें तो पानी की तरफ होने वाली जड़ों की गति जलानुवर्तन कहलाती है। अगला पॉइंट, पादप हार्मोन्स। वे रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास, समन्वय और अनुक्रिया को नियंत्रित करती है, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। पादप हार्मोन्स पौधों में पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं कुछ मुख्य पादप हार्मोन्स। ऑक्सिन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, साथ ही साथ प्रकाशानुवर्तन में भी सहायता करता है। ऑक्सिन। दूसरा जो मुख्य पादप हार्मोन से है जिब्रेलियम, तने की वृद्धि में सहायता करता है। अगला पॉइंट, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन्स में आता है साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, साथ ही साथ पौधे में फल व बीज में अधिक मात्रा में वृद्धि करता है। यदि अगले हार्मोन्स की बात करें, एब्सिक एसिड या एब्सिक अम्ल, जो कि वृद्धि पौधों में वृद्धि का सदमन करता है, पत्तियों का मुरझाना, सूखना उसमें सहायक होता है, पत्तियों के गिरने में भी सहायता प्रदान करता है और इसके अतिरिक्त यह तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं जंतु में पाए जाने वाले हार्मोन्स। ये वे रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं और विकास अथवा वृद्धि का समन्वय करते हैं, जंतु हार्मोन्स कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा बोले तो वे हार्मोन्स जो जंतु में पाए जाते हैं जंतु हार्मोन्स कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये हार्मोन्स बहते हैं। ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्राव करती है, हार्मोन्स कहलाते हैं। यदि हम हार्मोन्स और अंतःस्रावित ग्रंथियों और उनके कार्यों की बात करें तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला हार्मोन्स जो जंतु में पाया जाता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन्स यह अवटु ग्रंथि में पाया जाता है। इसका स्थान मनुष्य की गर्दन होती है और यह कार्य करती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का उपापचय। यदि वृद्धि हार्मोन्स की बात करें, यह मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि में पाई जाती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका स्थान मस्तिष्क होता है। यदि इसके कार्य की बात करें, इसका कार्य वृद्धि व विकास करना। आइए बढ़ते हैं अगले हार्मोन्स, एड्रिनल। यह अधिवृक्क में पाया जाता है। यह किडनी के ऊपर पाया जाने वाला हार्मोन्स है। यह
इसका कार्य बीपी को नियंत्रित करना, दिल की धड़कन आदि को नियंत्रित करना, आपात स्थिति में नियंत्रित करने का कार्य करती है। आइए बढ़ते हैं अगले हार्मोन से, इंसुलिन। यह अग्नाशय में पाए जाने वाला हार्मोन से है, उदर के निचले सिरे में यह पाया जाता है। यदि इसके कार्य की बात करें तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन का होता है। लिंग हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन जो कि नर में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, और एस्ट्रोजन जो कि फीमेल में पाया जाता है अर्थात मादा में पाया जाता है। ये लिंग हार्मोन से है जो लिंग का निर्धारण करती है। ये वृषण, यदि हम मानव की बात करें, नर की बात करें तो यह उसके वृषण में पाया जाता है, और यदि एस्ट्रोजन की बात करें यह मादा के अंडाशय में पाया जाता है। यह पेट का निचला हिस्सा है, और यदि इसके कार्य की बात करें यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन और लैंगिक परिपक्वता इसका कार्य है। आइए बढ़ते हैं अगला पॉइंट, आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। देखिए, आयोडीन युक्त नमक अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन से बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सके, अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, गलगेटू हो जाता है, गोइटर हो जाता है, गोइटर की बीमारी हो जाती है। आमतौर पर बहुत सारे लोगों में यह देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मधुमेह, डायबिटीज। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, कारण अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। आइए इसका निदान, उपचार के लिए क्या करा जाता है, इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है। यदि इसे पुनर्भरण क्रियाविधि की बात करें तो यह हार्मोन्स का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होने या होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन्स सही मात्रा में या सही समय पर स्रावित हो रही है या नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि, रक्त में